सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक टारगेट पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संख्या पद्धति। एक मैथ में एक टॉपिक है संख्या पद्धति। इसके बारे में आज पूरे बेसिक से और डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो संख्या पद्धति में आप कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हो आप अंक के बारे में, ठीक है। अंक के बारे में डिटेल से समझोगे आप, ठीक है, कि अंक किसे बोलते हैं और कौन से अंक के प्रकार होते हैं, उसके बारे में आज चीज़ों को समझोगे। और संख्याएं हैं, जो संख्याएं कितने प्रकार की है उनके बारे में भी आप आज समझोगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला है कि अंक। अंक किसे कहते हैं, ठीक है। अंक कौन कौन से हैं? अंक को बोलते हैं डिजिट। डिजिट बोलते हैं दोस्तों अंक को इंग्लिश में। और अंक जो है ना, वो बेसिकली कितने अंक होते हैं कि अंक होते हैं 0 से कहाँ तक होते हैं, 0 से, या आप ऐसे समझ लो कि जो अंक होते हैं ना वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है? अंक है, ठीक है। पर दोस्तों ये है प्राकृतिक, जो हमें पहले से मिले हुए हैं। ये 9 अंक हैं, ठीक है। और एक और अंक है वो है 0। वो आर्टिफिशियल मान लो या कृत्रिम, जिसने आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी, आप ऐसे मान लो। तो दोस्तों टोटल जो अंक हुए ना वो कितने हुए? 1 से लेकर 9 तक तो ये प्राकृतिक है ही, और एक 0 जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो टोटल जो अंक हुए ना वो कितने हो गए दोस्तों? 10 अंक हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको बेसिकली इस अंक में क्या चीजें पूछी जाती है वो चीजें आप समझ लो। तो अंक में आपसे पूछा जाता है, डिजिट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजिट में क्या होता है कि दोस्तों एक होता है इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान होता है, और एक होता है उसका जातीय मान, ठीक है दोस्तों। एक होता है अंक का स्थानीय मान और एक होता है अंक का जातीय मान। जातीय मान, इन चीज़ों के बारे में भी आप डिटेल से समझोगे। देखो दोस्तों, स्थानीय मान का मतलब स्थान, स्थान का मतलब प्लेस, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और एक होता है जातीय मान, जातीय मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। दोस्तों स्थानीय मान किसे कहते हैं? अंक का स्थानीय मान कैसे निकालोगे? जैसे स्थानीय मान किसे कहते हैं कि जिस स्थान पर वो उपस्थित होता है ना, कोई भी संख्या में कोई भी अंक है वो जिस स्थान पर उपस्थित होता है उसे उसका स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एक चीज़ें समझो। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, ठीक है, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है, ये कोई संख्या लिखी है। अब मुझे इसे बताओ कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा कि दोस्तों ये 5 है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये किस स्थान पर उपस्थित है। तो इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा। सैकड़े पर उपस्थित, सैकड़े को क्या बोलते हैं? 100, ठीक है। तो आप इस 5 को किससे गुणा कर दो? 100 से, तो ये कितना हो गया? 500, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ? 500। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 लिखो आप। अब इसको मल्टीप्लाई करना है जिस स्थान से ही उपस्थित है, जिस स्थान पर ही उपस्थित है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, हजारवें स्थान मतलब 1000 पे ये उपस्थित है, 1000वें स्थान पर ये उपस्थित है। तो 8 को किससे गुणा कर दो? 1000 से, तो कितना हो गया ये? 8000, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 8000। तो आप एक चीज़ों को ऐसे भी समझो कि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 8 का स्थानीय मान, तो 8 के इधर देखो राइट साइड में कितने अंक है? 1, 2, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दो, 8000 हो गया। 5 के इधर कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो, 500 हो गया। 3 के इधर कितने अंक है या किस स्थान पर उपस्थित है? तो 3 दहाई के स्थान पर उपस्थित है, तो दहाई से मतलब 10 से गुणा करो। तो 3 को 10 से गुणा करो, कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। अब यह है 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 इकाई अंक, इकाई का मतलब 1 पहले स्थान पर उपस्थित है, तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 इसका स्थानीय मान आएगा। दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही लग गया कि उसका स्थानीय मान कौन सा है। आपको एक और चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में 8 व 4 के स्थानीय मान
स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो आपसे यहां क्या पूछा गया है कि 8 व 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो मुझे बताओ दोस्तों कि 4 का पहले स्थानीय मान, पहले सॉरी 8 का पहले स्थानीय मान बताओ। तो सर 8 का स्थानीय मान, ये 8,000 पे स्थान पर उपस्थित है, तो 8 को 1000 से गुणा करो। ठीक है, ये कितना हो गया कि सर ये 8000 हो गया। ठीक है, और अब 4 के स्थानीय मान, 4 को देखो, ये 4 कहां पर उपस्थित है, इकाई पे, तो 1 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, इनका अंतर, यही आपसे पूछा जा रहा है। अंतर क्या होगा, अंतर कितना होगा कि सर अगर अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, तो 8000 में से अगर 4 घटाओगे तो 7900 कितना आएगा, 96, 7996 आएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्थानीय मान को समझ सकते हो कि स्थानीय मान क्या होता है और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये चीजें आप समझो। ओके, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। चलो चीजों का आगे समझते हैं कि उसका जातीय मान क्या होगा। देखो दोस्तों, एक बार पॉज करके आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, अब देखो कि जातीय मान क्या होगा, जातीय मान किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जातीय मान क्या होगा, जैसे यही एक एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, 3 8 5 38,534। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये संख्या। अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूं कि बताइए दोस्तों कि इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा। फेस वैल्यू, फेस का मतलब जो दिख रहा है वही है बस उसका फाइनल आंसर। जैसे ये कितने हैं, 3, तो ये 3 ही आंसर है। ठीक है, ये 3 ही आंसर है। तो जैसे फेस जातीय मान, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 5 का जातीय मान, तो वो 5 ही है। ठीक है, 8 का जातीय मान, तो वो खुद 8 ही है, मतलब वो स्वयं का मान, चाहे वह किसी भी स्थान पर उपस्थित हो। तो जातीय मान में क्या होता है कि जातीय मान किसी भी अंक का संख्या में उस अंक का स्वयं का मान, चाहे वह किसी भी स्थान पर उपस्थित हो, वह उसका जातीय मान कहलाता है। दोस्तों ये यहां तक ये चीजें क्लियर होती है। ठीक है, अब बाकी अगर आपसे डिफरेंस वगैरह इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये चीजें कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया अंक के बारे में। अब चीजें पढ़ेंगे अपन संख्याओं के बारे में। ओके, चलो देखो दोस्तों, अब संख्याओं के बारे में पढ़ो पहले। संख्या, ठीक है, संख्याओं के बारे में, जैसे जिसे बोलते हैं नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये होता है कि जो अंक है ना, अंक, ये है अंकों का समूह है एक प्रकार से। ठीक है, अंकों का समूह। अगर अंकों का एक सेट होता है ना, उसको क्या बोला जा सकता है, नंबर है एक प्रकार से। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया कोई, ठीक है, ऐसा कोई नंबर लिख दिया, तो ये एक प्रकार से अंक ही तो है ना। ठीक है, तो अंक है तो अंकों का एक सेट है, तो ये अंकों का ये जो सेट है, ये जो समुच्चय है ना, वो एक प्रकार से क्या कहलाती है, एक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब संख्याओं के प्रकार जैसे आप पढ़ो, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसे आप ऐसे भी लिख लो, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये क्या होती है प्राकृत संख्या, जो दोस्तों जो गिनती होती है ना, जो 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या। और दोस्तों पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है कि दोस्तों जो प्राकृत संख्या है ना, अगर इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो ये जो सेट होता है ना, ये जो समुच्चय होगा वो किसका होगा कि दोस्तों, अब ये किसका हो जाएगा कि ये हो जाएगा सर पूर्ण संख्याओं का। अगर प्राकृत संख्या में जीरो को अगर शामिल कर लिया जाए, जो वो सेट जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखो दोस्तों आगे पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या, जिसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक। ओके दोस्तों, अब जैसे -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो कहलाती है ना, ये जो संख्या कहलाती है, इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं 1 2 3 4, ये कहलाती है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। और जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव, ये कहलाती है कि नेगेटिव इंटीजर नंबर, या इसे बोल सकते हो आप या नकारात्मक या नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, जो माइनस वाली है। और जो ये है ना, ये 0, ये एक प्रकार से है दोस्तों उदासीन का मतलब क्या होता है कि न तो ये धनात्मक पूर्णांक है और न ये ऋणात्मक पूर्णांक है, एक प्रकार से उदासीन है, ये नेग्लेक्ट मान के चलो इसको, है ना, इस प्रकार से है। अब दोस्तों, अब आप क्या पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे सम्मिश्र संख्या, ठीक है, कि सम्मिश्र संख्या किसे बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। सम्मिश्र संख्या दोस्तों कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और एक होती है दोस्तों काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्याएं 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, ठीक है, जिसे इमेजिनरी नंबर भी आप बोल सकते हो। ओके, अब दोस्तों पहले इस चीज के बारे में समझ लो, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं होती है जैसे -1, इसे क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, ये आयोटा बोलते हैं इसे, जो -1 की पावर -1 जो होता है ना, वो आयोटा के फॉर्म में उसे लिखते हैं। ये एक प्रकार से काल्पनिक संख्या, जैसे ओमेगा, ठीक है, क्या है, ओमेगा, तो ये एक प्रकार से काल्पनिक है। ये थोड़ा सिलेबस से बाहर है, तो अभी फिलहाल इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे केवल और केवल कौन सी, वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो ये वास्तविक संख्या है ना, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरी होती है दोस्तों अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर। ओके, तो अभी तक यहां तक जो चीजें मैंने पढ़ाई है इनको नोट करो और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखो आप टॉपिक लिखो, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, उसके बारे में अब चीजें समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इससे बहुत सारे, मतलब कंपटीशन में जो भी एग्जाम है ना, जैसे ग्रुप डी वगैरह, ये इससे खूब क्वेश्चन आए हैं। इससे अभी जो पिछले प्रीवियस पेपर लगा था ना, वहां से खूब क्वेश्चन आए हैं इसमें परिमेय अपरिमेय में। तो देखो दोस्तों, टॉपिक डालो आप परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। ओके, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, वह पूर्णांक संख्याएं जिन्हें P बटे Q, बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात
अर्थात जिसे बटे में लिख सकें वह क्या होती है? परिमेय संख्या। मतलब जिसे p बटे q के रूप में लिख दिया ना, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। विशेष बात, पहले ये चीज समझो कि पहले तो बटे में लिखो। अगर कोई भी संख्या बटे में लिखा आ सकती है या लिखी जा सकती है, कोई भी संख्या अगर बटे में लिखी जा सकती है, पर वो जो बटे वाली चीज है ना, वो जो अंश और हर है, ठीक है, वो एक प्रकार से पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को आपने बटे में लिख दिया, इसका मतलब वो परिमेय संख्या हो गई। जैसे देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिखूंगा अभी 2/3, क्या ये बटे में है? जरूर है सर, तो ये इसका मतलब है परिमेय संख्या। जैसे 22/7 ये बटे में है? हाँ सर, ये बटे में है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ -7, क्या ये परिमेय संख्या है? कि सर है, जरूर, डेफिनेटली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है भाई, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक है और इसके नीचे 1 रख दो तो बटे में हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या। दोस्तों अगर बात करते हैं, जैसे और भी चीजें, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 35/41, क्या ये बटे में है? हाँ है सर। जिसको आप बटे में लिख दिया, इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या हो गई। ओके, अब देखो और दोस्तों, और चीजें समझो। अब पहले ये चीज समझो कि आप बटे में किस किस को लिख सकते हो, किन किन संख्याओं को आप बटे में लिख सकते हो, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहली चीज लिखो कि बटे में किसे लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिनके पॉइंट के बाद निश्चित अंक हो, ठीक है। वे संख्याएं जिनके पॉइंट के बाद निश्चित अंक हो, उन्हें आप बटे में लिख सकते हो, और जिसे बटे में लिख दिया, इसका मतलब वो परिमेय संख्या हो गई। तो देखो दोस्तों, पॉइंट के बाद निश्चित अंक, जैसे मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से। ओके, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्या पॉइंट 41 को बटे में लिख सकते हैं? कि सर जरूर लिख सकते हैं। कैसे? कि 41 लिखो और नॉर्मल संख्या देखो 41। अभी ये दशमलव का लफड़ा कैसे खत्म करेंगे, वो चीजें समझेंगे। देखो 41, मैंने अभी कहा था आपको कि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 तो होता ही होता है, तो 1 रख दो। ओके, अब देखो आप कि पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक है। दशमलव संख्याओं को बटे में लिखने का एक तरीका है ये। पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक है? कि सर 2 अंक है, तो आपको बटे में 2 जीरो लगाना है। अगर आपने 2 जीरो इधर लगा दिया तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, इन 2 जीरो का कोई मतलब रहा क्या? नहीं रहा। ठीक है, तो इसको इधर नहीं लगाना, किधर लगाना है? इधर, इसके आगे। ठीक है, 1 के आगे। तो आप पॉइंट 41 को कैसे लिखोगे? कि 41/100, मतलब जितने अंक है उतने नीचे जीरो चिपकाना है। जैसे 531 मैंने लिखा है, तो 0.531 मैंने लिखा। क्या आप इस पॉइंट वाली संख्या का पॉइंट के बाद निश्चित अंक, निश्चित मतलब आप गिन सकते हो, 1 2 3, 3 ही तो है। ठीक है, गिन सकते हैं, तो इसका मतलब इसे भी बटे में लिख सकते हैं। कितना? 531 डिवाइड बाई 1 तो होता ही होता है। ठीक है, तो 3 अंक है तो 3 जीरो चिपका दो। ओके, जैसे और एग्जाम्पल ले लो आप, तो आप इसको कैसे लिखोगे? कि सर 43/12 डिवाइड बाई 1 तो नीचे लगाओ, और कितने अंक है? 4 अंक है, तो 4 जीरो चिपका दो। ठीक है, तो आप अगर ये कट रही है तो काट लो। ठीक है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि पॉइंट के बाद अगर निश्चित अंक है तो आप उसे बटे में लिख सकते हो। दूसरी चीज ये चीज समझो, दूसरी चीज ये है कि यदि पॉइंट के बाद निश्चित अंक न हो, पॉइंट के बाद निश्चित अंक न हो, लेकिन पुनरावर्ती रिपीटेशन, लेकिन पुनरावर्ती हो रही
हो रही हो। अगर मैंने क्या बोला, यदि पॉइंट के बाद निश्चित अंक नहीं है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही हो अगर, तो आप दोस्तों उसे भी बटे में लिख सकते हो, और जिसे बटे में लिख दिया वो परिमेय संख्या हो गई। जैसे दोस्तों मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 0.333 ऐसे कहां तक, अनंत तक। तो आप इसको कैसे लिखोगे, कि सर पॉइंट के बाद निश्चित अंक नहीं है पर रिपीट हो रहा है, अंक रिपीट हो रहा है, कौन सा, 3। तो आप इस 3 के ऊपर बार लगा दो, ये बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दो। ओके, अब इसको बटे में कैसे लिखते हैं कि देखो नॉर्मल संख्या कितनी है, कि सर नॉर्मल संख्या तो 3 दिख रही है। पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है, कि सर 1 अंक पर बार है, मतलब एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो बटे में उतने 9 लिख दो। कट रहा है तो काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 1 बटा कितना आ गया, ये 3। तो आप इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिए, 1/3 में। इसका मतलब है कि कोई भी जो पॉइंट वाली संख्या अगर वो बार बार आ रही है, बार बार मतलब पुनरावृत्ति अगर उसकी हो रही है, तो आप उसे भी बटे में लिख सकते हो। इसका मतलब है कि ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपको दे रखा है 0.43 ये आता ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या आ रहा है, कि सर 43 आ रहा है बार बार, तो 43 पर बार लगा दो। अब आपको क्या करना है कि नॉर्मल संख्या देखो कितनी है, कि सर 43 है, बटे में पॉइंट के बाद कितने अंक है, कि सर पॉइंट के बाद 2 अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार बटे में उतने 9, तो 2 अंकों पर बार है, बटे में उतने 9। अब ये बटे में 9 ही क्यों आया है, 7 क्यों नहीं आया, 8 क्यों नहीं आया, तो इसका कॉन्सेप्ट आप दशमलव संख्याओं में पढ़ोगे डिटेल से। ओके दोस्तों, चलो फिलहाल इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखो जैसे पॉइंट के बाद अगर इस प्रकार से कुछ आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या बार बार ये 531 बार बार आ रही है, तो आप क्या करो कि 531 जो बार बार आ रहा है ना, उस पर बार लगा दो, लगा दिए। अब जो नॉर्मल संख्या देखो कितनी है, कि सर 531 है, बटे में कितने अंकों पर बार है, पॉइंट के बाद, कि सर 3 अंकों पर बार है, पॉइंट के बाद ये चीज़ देखो आप कि जितने अंकों पर बार है ना, बटे में उतने 9, तो बटे में 3 अंकों पर बार है, तो बटे में 3 9। ओके, तो अब क्या है, यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई है कि अगर पॉइंट के बाद निश्चित अंक है ना, तो आप उसे भी बटे में लिख सकते हो, और अगर पॉइंट के बाद निश्चित अंक नहीं है लेकिन उनकी अगर पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोस्तों उसे भी बटे में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 0.123497234 ऐसे ये चलती हुई जा रही है। अब पॉइंट के बाद निश्चित अंक नहीं है क्योंकि ये चलती हुई सीरीज जा रही है, पर कोई रिपीट हो रहा है कि सर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, अगर पॉइंट के बाद निश्चित अंक है उसे बटे में लिख सकते हो, और जिसे बटे में लिख दिया वो परिमेय संख्या। अगर पॉइंट के बाद निश्चित अंक नहीं है लेकिन पुनरावृत्ति अगर हो रही है, तो आप उसे भी बटे में लिख सकते हो, और जिसे बटे में लिख दिया वो परिमेय संख्या कहलाती है। ओके दोस्तों, चलो फिलहाल के लिए इतना ही है, और चीज़ें समझो कि किसे आप बटे में लिख सकते हो। देखो दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए, एक तो पॉइंट के बाद निश्चित अंक हो, और एक पॉइंट के बाद निश्चित अंक नहीं हो लेकिन पुनरावृत्ति अगर हो रही हो, तो उसे आप बटे में लिख सकते हो। ये चीज़ें अभी आपने पढ़ी है। ओके, चलो और चीज़ें समझो आप। तीसरा पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है तीसरा पॉइंट, कि वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल व घनमूल निकले, जिनका पूरा वर्गमूल व घनमूल निकले, दोस्तों आप उसे भी बटे में लिख सकते हो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जिसका पूरा मतलब परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब रूट अगर कोई संख्या है, तो आप उसे भी बटे में लिख सकते हो। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि √4, क्या ये परिमेय संख्या है, कि सर हाँ है, क्योंकि √4 को कैसे लिखोगे, सर 2 और 2 के बटे में नीचे 1 लगा दो, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको इस पर ये पूछूं, बताओ अगर इस कैप में 3 है ना, तो इसका मतलब इसका घनमूल करना है, अगर कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 है और उसका वर्गमूल करना है। ये चीज़ समझो आप, है ना, वर्गमूल और घनमूल में आप ये चीज़ें समझोगे। तो अब इसका मतलब क्या करना है, इसका घनमूल करना है।
तो 8 का घनमूल कितना होगा 2, कि सर इसे भी बटे में लिख सकते हैं, और ये भी एक प्रकार से परिमेय संख्या हो गई। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल निकले वो परिमेय संख्या है। जैसे 16, बताओ चलो क्या ये √16 परिमेय संख्या है? कि सर है, डेफिनेटली है, क्योंकि √16 को क्या लिखोगे आप 4 और 4/1, ये तो बटे में हो गई, जिसे बटे में लिख दिया वो परिमेय संख्या है। ठीक है, बताओ √15, क्या आप इसे भी बटे में लिख सकते हो? कि सर √15 मतलब 15 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि जिसे बटे में लिख दिया वो परिमेय संख्या हो गई। ओके, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ चलो इसका, ठीक है, 27 की ये कैप में कितना है? यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब कैप में 3 है ना, तो इसका मतलब है कि 27 का घनमूल करना है। तो 27 का घनमूल कितना आता है? 3 आता है। 27 का घनमूल कितना है? 3, और 3 को बटे में लिख सकते हैं, 3/1 भिन्न हो गई, और जिसे भिन्न में लिख दिया वो परिमेय संख्या हो गई। ओके, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। ओके, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ इसका ये परिमेय संख्या है? कि सर है, क्योंकि इसका मान होता है 9 का स्क्वायर ही तो होता है ये, है ना, 81। इस प्रकार से देखो, अब बात आती है दोस्तों चौथी चीज़, लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ आती है कि किसे और चीज़ बटे में, मतलब किसे कौन सी संख्याएं और परिमेय होगी। तो चीज़ें समझो, देखो दोस्तों कि सभी प्राकृत पूर्णांक, सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सम विषम भाज्य अभाज्य, सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सम विषम भाज्य अभाज्य, सभी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य परिमेय संख्या होती है। बस दोस्तों, होती है दोस्तों, है ना। सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सम विषम भाज्य अभाज्य, ये सारी संख्याएं क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्या होती है। अभी इतनी चीजों के बारे में अपन ने समझा कि परिमेय संख्या क्या क्या कौन कौन सी दोस्तों। ओके दोस्तों, बात करते चलो अपरिमेय संख्या की। अभी आपने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे बटे में अपन लिख सकते हैं ना, वो मतलब कोई भी भिन्न होती है वो परिमेय संख्या होती है एक प्रकार से, है ना। ठीक है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले, पूरा पूरा घनमूल निकले, वो एक परिमेय संख्या होती है। पॉइंट के बाद अगर निश्चित अंक है तो वो परिमेय संख्या होती है। अगर पॉइंट के बाद निश्चित अंक नहीं है, रिपीटेशन हो रहा है, तो भी अपन उसको बटे में लिख सकते हैं, और बटे वाली चीज़ क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। चलो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, जिसे बटे में नहीं लिख सकते दोस्तों, ये आप नहीं बोल सकते कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगी। ये चीज़ कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। अभी मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगी। देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे बटे में नहीं लिख सकते, वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। जिसे आप बटे में नहीं ले सकते वो एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर होगा। देखो कैसे, देखो दोस्तों, जैसे 0.45213872 3912 ऐसे चलती हुई जा रही है। मतलब पॉइंट के बाद निश्चित अंक है? नहीं है। न कोई रिपीटेशन है? कि सर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट के बाद चलता हुआ जा रहा है, कि दशमलव मतलब रुक ही नहीं रहा, आगे तक चलता हुआ जा रहा है। मतलब पॉइंट के बाद न तो निश्चित अंक न किसी अंक की रिपीटेशन हो रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो इसका मतलब आप इस फॉर्मेशन को बटे में नहीं लिख सकते, और जिससे बटे में नहीं लिख सकते इसका मतलब वो एक परिमेय संख्या नहीं है। वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। दोस्तों, जैसे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता ना, वो भी एक अपरिमेय संख्या। जैसे कि √10, इसका क्या पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता सर, ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √4 है, √4 पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है? कि सर निकल रहा है। तो निकल रहा है वो तो परिमेय, नहीं निकल रहा वो अपरिमेय। जैसे √6 पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है? सर नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ओके,
अब दोस्तों एक और बात आती है, जैसे पाई है ना, ये पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आप जरूर सुनो इस चीज़ को, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और इसका मान जो होता है वो 3.14 अभी भी चल रहा है, इसका फिक्स मान नहीं है कि पॉइंट के बाद यहाँ इतने अंक है, ठीक है, चलता हुआ जा रहा है, अभी इसका मान फिक्स नहीं है दोस्तों। पाई है ना, पाई, ये जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, पर अभी आपको मैंने जब परिमेय संख्या बताया था उस समय बताया था मैंने 22/7। ये क्या है, ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ये एक कुछ ही नहीं है 22/7, ठीक है, ये सरकमफेरेंस और जो डायमीटर है ना उसका रेशियो ही है एक प्रकार से। कैलकुलेशन के लिए अपन ये यूज कर लेते हैं, पर पाई का मान जो होता है ना वो 3.14 होता है, तो ये मान इस मान के इक्वल है, इसलिए ये जो 3.14 ना वो लगभग में वैल्यू देता है 22/7, लगभग वैल्यू है एक प्रकार से, ठीक है, पाई में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से भिन्न ही है, न कि ये पाई का मान, ठीक है, ये एक प्रकार से इक्वल ही होता है, इसलिए इसकी जगह अपन इसका भी यूज कर लेते हैं कभी कभार कैलकुलेशन में, है ना। तो यहाँ आप निश्चिंत हो जाओ कि ये कोई इश्यू नहीं है इसका कि 22/7 तो क्या है, परिमेय संख्या, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जरूर आप ध्यान रखना। ओके, चलो अब एक और बात आती है दोस्तों कि ये एक होता है, एक सिंबल होता है ये ई, इसे बोलते हैं चरघातांकी। क्या बोलते हैं इसे? चरघातांकी इसे बोलते हैं, चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसका मान जो होता है ना दोस्तों, इसका मान जो होता है वो 2 व 3 के मध्य होता है, ठीक है, 2 व 3 के मध्य होता है। लगभग में अगर बात करें ना तो 2.78 के लगभग होता है। तो ये जो है चरघातांकी ई जो है वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पॉइंट के बाद अगर निश्चित अंक नहीं है, न कोई रिपीटेशन हो रहा है, वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप समझ के चलो। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे कि सर हमें बटे में केवल जीरो नहीं होना चाहिए, अगर बटे में जीरो हो गया इसका मतलब वो परिमेय नहीं रहा। तो क्या इसे 0/1 लिख सकते हैं क्या? सर जरूर लिख सकते हैं, ये भी तो एक प्रकार से भिन्न ही है। तो ये 0/1 या जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, न कि एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस पर भी फोकस करो, पाई पर भी, और जीरो पर भी फोकस करो। जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ओके, ये एक परिमेय संख्या है। और सर अगर मैं इस प्रकार से लिखूं तो, सॉरी 1/0 लिखूं तो सर ये क्या है, 1/0 लिखूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? कि सर ये परिमेय संख्या भी नहीं है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, ये एक प्रकार से अनडिफाइंड वैल्यू है, ये एक प्रकार से अनडिफाइंड वैल्यू है। इस पर बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए आप इतनी चीजें समझ लो कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं ना, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो जीरो आता है, और किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं ना तो अनंत नहीं आता। सभी को यही पता है कि अनंत आता है, ठीक है, अनंत नहीं आता, वो एक अनडिफाइंड वैल्यू आती है एक प्रकार से। उसे अगर जीरो का मान थोड़ा सा पॉजिटिव में है तो वो अनंत को रिप्रेजेंट करेगा, न कि सॉरी, ये जो 1/0 है ना, अगर पॉजिटिव में है तो अनडिफाइंड को रिप्रेजेंट करेगा, और 1/0 है ना तो वो अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये चीज़ें आप समझ लो। जैसे मैं अगर लिखता हूँ 5/0 कि सर ये भी अनडिफाइंड वैल्यू है। 0/0, 0/0, 0/0 क्या होगा, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर ये भी अनडिफाइंड वैल्यू को। क्यों? क्योंकि 0/0, जैसे आपको पता है कि 12 में अगर 3 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाता है, 4 बार, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब ये भाग देके देखो आप, इन दोनों को गुणा करने पर यही चीज आनी चाहिए। तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ 1 रख सकते हो ना, तो दोनों को गुणा किया तो यही चीज आ गई, ठीक है। यहाँ 2 भी रख सकते हैं, 2 और 0 को गुणा किया तो भी 0 आ रहा है, 1 भी रखा, 2 भी रखा, 3 भी रखा, मतलब कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो अगर फिक्स वैल्यू नहीं है तो वह आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आप उसको क्या बोलोगे, अनडिफाइंड वैल्यू है एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ जो मर्जी, मतलब यहाँ कुछ भी, कोई भी रख ही नहीं सकते यहाँ कुछ मान, ठीक है। रख सकते हो क्या?
ऐसा मतलब ऐसा कोई जीरो का पहाड़ा बोलो, दिखा नहीं। अगर 5 आता है कि सर आता ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये न कि अनंत, ये है अनडिफाइंड वैल्यू, है ना। इस प्रकार से इसको समझोगे आप। चलो चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या पूरी हुई यहाँ से। अब आप पढ़ो दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। ओके, अभी बात करते हैं अपन सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। देखो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर, इवन नंबर। दोस्तों देखो इसकी डेफिनेशन 2-3 प्रकार से है। मतलब अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक, मतलब सॉरी या इकाई अंक भी बोल सकते हो, किसी भी संख्या का, ये कोई संख्या है, ठीक है, अगर इसका ये इकाई अंक अगर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या होगी? एक सम संख्या होगी, है ना, ठीक है। एक प्रकार से ये भी समझ सकते हो। दूसरा ये भी समझ सकते हो कि कोई भी अगर वैल्यू है, कोई भी संख्या है, उसमें 2 का भाग जा रहा है, तो वो एक प्रकार से सम संख्या होगी। तो सम संख्या कौन कौन सी होगी कि सर 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, क्योंकि इनमें सब में 2 का भाग जा रहा है, 8 होगी, तो ऐसे आगे खूब वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, तो अगर 0 की बात करें तो क्या 0 एक सम संख्या है कि सर 0 में 2 का भाग जाता है, कितने बार जाएगा कि सर 0 बार जाएगा। ओके, ठीक है, 0 इंटू 0 कर सकते हो ना आप, तो 0 बार गया, इसका मतलब 0 आ गया। ओके, तो इसका मतलब 0 में 2 का ही नहीं, प्रत्येक संख्या का भाग जाता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में मतलब 0 में प्रत्येक संख्या से डिवाइड होती है, ये चीज़ आप समझो। मुझे बताओ -2 में क्या 2 का भाग जाएगा? सर डेफिनेटली जाएगा। इसका मतलब -2 भी एक सम संख्या है, तो -4 भी है वैसे तो, -6 भी है वैसे तो, -8 भी है वैसे तो, हाँ सर है। ओके, तो ये एक प्रकार से सम संख्या का एक समूह है, ये सेट है। ओके, अब आपसे 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अगर इसमें आपसे पूछूं, बताओ सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो सर सबसे छोटी सम संख्या में आप क्या बोलोगे? 0 नहीं, 0 में और -2 दोनों सम संख्या है। सबसे छोटी कि सर अगर इन दोनों की बात करें तो -2 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी इससे छोटी है, ये भी इससे छोटी है। इसका मतलब तो जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, मुझे बताओ कि -500 और -502 में छोटा कौन है? कि सर छोटा तो यही है 502, इसका मतलब ये सबसे छोटी सम संख्या हो गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, अनंत तक जा रहा है, तो यहाँ अनडिफाइन आप बोल सकते हो कि सर सबसे छोटी सम संख्या की बात करें ना, कोई परिभाषा ही नहीं है उसकी, अनडिफाइन है। पर अगर आपसे ये पूछे कि धनात्मक, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बताइए, तो वो कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। हाँ, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या में कई गणितज्ञ ये भी मानते हैं कि 0 भी है, कई गणितज्ञ ये भी मानते हैं कि 2 भी है, ठीक है। तो मैं किसको प्रेफर कर रहा हूँ? मैं ज़्यादातर जो ज़्यादा मान रहे हैं लोग, ठीक है, उसको मान रहा हूँ, तो मैं 2 को मान रहा हूँ सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, ठीक है, वो कितनी है? 2। ओके, ये यहाँ तक ये चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ ही नहीं पूछा जाता। ओके, अब बात करते हैं, देखो यहाँ से विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होगा? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जिसमें 1 में भी नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 9 में भी नहीं जाता, ये भी आगे तक, जैसे -1, -3, ठीक है, -5, ठीक है, -7, तो ये भी आगे तक। ये एक विषम संख्या का एक सेट है, समूह है। ओके, चलो यहाँ से एक बेसिक रिजल्ट है, वो भी आप समझ लो कि रिजल्ट क्या है। ये रिजल्ट ये है कि अगर आप सम संख्या में एक सम संख्या ऐड करते हो, ठीक है, तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर सम संख्या में सम संख्या घटाएंगे तो भी सम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। अगर सम संख्या में एक विषम संख्या आप ऐड करते हो, ठीक है, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा कि सर एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर सम संख्या में से विषम संख्या आप घटाते हो तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा कि सर रिजल्ट विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ो, विषम संख्या प्राप्त होगी। कोई भी सम संख्या में अगर विषम संख्या माइनस करो, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और तीसरी चीज़, अगर विषम संख्या में दोस्तों कोई भी विषम संख्या आप ऐड करोगे ना, विषम संख्या ऐड करोगे ना,
ये क्वेश्चन में अपन इन चीज़ को यूज करेंगे, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ एक सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। विषम संख्या में अगर विषम संख्या माइनस करोगे तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 9 में से अगर 7 माइनस किया तो आपने कितना आया, 2, ठीक है। तो बेसिक रिजल्ट है, इसको देख लेना आप किस प्रकार से ये चीज़ें आई है, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बढ़िया चीज़ है अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। जो भी नॉलेज है आपको, देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसमें केवल, इसको देखो आप, जिसमें केवल एक एवं स्वयं मतलब सेल्फ, एक एवं स्वयं का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिसमें केवल एक एवं स्वयं का भाग जाए, मतलब वो संख्या जो एक से और किससे डिविजिबल हो, एक से और उस खुद स्वयं से, मतलब उसके दो ही फैक्टर हो, दो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। अगर उसके दो ही खंड हो और दोनों खंड अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे बताओ ये दो सम संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, कि सर ये अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके दो खंड होंगे, एक तो मतलब दो खंड का मतलब है कि जो भी खंड होंगे, जिस भी संख्या के जितने खंड होंगे उन खंडों का उसमें भाग जाएगा। तो दो के खंड कौन कौन से हैं? एक इसको इस प्रकार से खंड है, ठीक है। तो क्या दो में एक का भाग जा रहा है? सर जा रहा है। क्या दो में दो का भाग जा रहा है? सर जा रहा है। और किसी का थोड़ी जा रहा है? नहीं जा रहा सर। जैसे 7 है तो 7 को 1 × 7 ही तो लिखोगे ना। तो यहाँ दो अलग अलग खंड होने चाहिए बस, मतलब किसी भी संख्या के दो अलग अलग खंड होने चाहिए, बस उन्हीं का भाग जाएगा। एक तो एक का भाग जाएगा और एक खुद स्वयं का जाएगा। जैसे मैंने 9 लिखा, ठीक है, तो अब 9 में एक का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, और 9 का भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 3 खंड हो गए, 3 खंड हो गए ना। अब तीनों अलग अलग हैं, पर यहाँ दो ही खंड होने चाहिए, केवल और केवल दो खंड, ठीक है। एक तो वो खुद स्वयं और एक अन्यथा और कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी खंड नहीं होना चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए वही अभाज्य संख्या होगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ओके, 23, 29, 31, ठीक है दोस्तों, 31, 37, 41, 43, 43, 53, 43 के बाद में 47, उसके बाद में 53, उसके बाद में 53, 54, 55, 56, 57 नहीं होगी, 57, 57 के बाद में 61, ये 57 नहीं 59 है, ठीक है, 59 है। फिर उसके बाद में है 61 है, 61 के बाद में मैं एक प्रकार से जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 67 है, 71 है, 73 है, 79 है। अब कैसे पता लगाएंगे अभाज्य संख्या का वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 83 है, 89 है, 97 है, ठीक है, 97 है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, यहाँ से एक चीज़ देखो, हाँ 3 अंकों की भी आप लिख सकते हो, जैसे 101 है, 103 है, 105 है, 107 है, ये भी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, ओके। अगर यहाँ आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो है कौन सी? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सॉरी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो कितनी होगी? 3 होगी, ओके, ठीक है। यहाँ तक तुम
तुम चीज़ें पता रखो। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से भी पुटअप हो सकता है। यहाँ से ये पुटअप हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी होगी, 1 से लेकर 100 तक बताइए कितनी होगी। तो थोड़ा सा रिजल्ट है, वो चीज़ तुम ध्यान रखो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो 9 होती है। ठीक है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 50 तक, तो वो होगी 15। ठीक है, यहाँ से गिन सकते हो आप। ये 25 तक, ये 25 होगा, ये यहाँ से 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से आप गिन सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बताओगे सर 21 है। 1 से अगर 100 तक आपसे पूछे कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है कितनी, 25 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 1 से 200 तक कितनी है, तो आप फाइनल डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो कि वो है 46। ठीक है, अब यहाँ से कैसे याद रखोगे आप, उसका भी मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे कोई खिलाड़ी है, ठीक है, कोई क्रिकेटर है, वो खेल रहा है अभी 25 रन के समथिंग। ठीक है, अब वो देखो 25 रन या ऐसा मान लो 9 रन के समथिंग वो खेल रहा है। ठीक है, या आप ये चीज़ तुम विशेष ध्यान रखो, ये चीज़ का ना 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9 होती है। अब 9 के बाद वो क्या लगाता है, क्रिकेटर एक छक्का लगाता है और वो कहाँ पहुँच जाता है, 50 लगा देता है वो। ठीक है, छक्का लगाते ही उसकी क्या हो जाती है, 50 हो जाती है। अब वो क्या करेगा, एक और छक्का लगाएगा। ठीक है, एक और छक्का, क्योंकि 50 पूरी हो गई ना, अब एक और छक्का लगाएगा, तो छक्का लगाने पर वो 75 रन के समथिंग पहुंच जाता है, 75 के आसपास पहुंच जाता है एक और छक्का लगाने पर। अब वो क्या करेगा भाई, अब छक्का लगा दिया, तो अब वो शतक भी तो बनाना है उसको, है ना, तो शतक बनाना है, तो अब छक्का नहीं लगाएगा, वो चौका लगाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तुम विशेष ध्यान रखो कि 9 के बाद एक छक्का, 15 हुई। ठीक है, 15 के बाद एक और छक्का, 21 हुई। 21 के बाद में मतलब डबल छक्का, एक चौका, फिर चौका लगाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ लो। चलो, अब अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं है, तो दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं। तो बताइए 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या बताओगे। देखो, यहाँ से 1 से 70 तक आपको पता है ना, डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है कि 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं सर है, 21 है। अब यहाँ से 1 से 75 तक आपको निकालना है। ठीक है, 1 से 75 तक आपको पता है कि 21 है। अब निकालना कितना है, 1 से 70 तक। तो आप ये जो 1 से 70 तक, ठीक है, तो 75 तक निकाल लिया। अगर आपने ये दो संख्याओं को घटा दोगे, दो अभाज्य संख्याओं को घटा दोगे, तो 1 से 70 तक जो आएगी वो कितनी अभाज्य संख्या आएगी कि सर वो आएगी 23। ठीक है, अगर इसको और इसको घटा दोगे तो 70 तक ही तो बची अब। ठीक है, जो भी अभाज्य संख्या बची है। तो आप इस प्रकार से भी देख लेना किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, थोड़ा सा तुम भी दिमाग लगाना। ओके, चलो अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एक अभाज्य संख्या है, तो देखो, जैसे मान के चलो कोई भी संख्या उठा सकते हो आप। जैसे मैंने उठा लिया कि जैसे मैंने 43 ही उठा लिया। ठीक है, 43। अब 43 उठा लिया कि सर ये 43 बताओ कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो अब इसका कैसे पता लगाएंगे, इसके नज़दीक देखो ऐसी कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है, इसके नज़दीक कोई सी भी। ठीक है, जैसे 6 का 36, 7 का 49, तो मैं 7 का ले लेता हूँ 49। ठीक है, अब ये 49 एक पूर्णवर्ग संख्या है जो किसका है कि सर 7 का। तो 7 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखो सर, 7 से छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है और 5 है। अगर इससे जो भी अभाज्य संख्या, जो छोटी अभाज्य संख्या है, इनमें से इस संख्या में इनमें से अगर किसी से भी ये डिविजिबल होती है ना, ये संख्या इनमें से किसी में से भी डिविजिबल होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, डिविजिबल नहीं होती है तो एक अभाज्य संख्या। मुझे बताओ 43 में 2 का भाग जा रहा है कि सर नहीं जा रहा। ठीक है, 43 में 3 का भाग जा रहा है कि सर नहीं जा रहा। 43 में क्या 5 का भाग जा रहा है कि सर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे दूसरी संख्या ले लो आप, एक 49 ले लो। अब 49 मतलब आप जैसे कोई सी भी 51 ले लो, सबसे बढ़िया कि सर हमें बताओ कि ये 51 अभाज्य संख्या है क्या। तो 51 के पास में नज़दीकी बताओ कौन सी संख्या है ऐसी पूर्णवर्ग संख्या कि सर 49 ही है। तो 49 किसका है कि सर 7 का है। तो 7 से छोटा ये 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्या है।
क्या इन तीनों में से किसी में भी 51 में इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल है 51? कि सर 2 का भाग नहीं जा रहा है 51 में, नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है कि सर जा रहा है, 3 का तो भाग जा रहा है, तो इसका मतलब भाग गया, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं रही। वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो आप इस प्रकार से भी पता लगा सकते हो। ओके, ये है थोड़ा सा ओल्ड, ठीक है, पैटर्न। अब लेटेस्ट पैटर्न भी समझ लो आप थोड़ा सा। लेटेस्ट पैटर्न क्या है? देखो, कोई भी अभाज्य संख्या होगी, कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 6n+1 की फॉर्म में, या 6n-1 की फॉर्म में आप लिख सकते हो। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे 29 है, 29 एक अभाज्य संख्या है क्या? चेक करते हैं, दिखाने, ठीक है। तो 6 × 5 -1, सही है। तो 30 में से एक गया तो 29, तो 29 है, ठीक है। 29 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। प्रत्येक कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई सी भी ले लो, कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। किसमें? 6n+1 की फॉर्म में, 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हो। चाहे आप प्रैक्टिकली कोई सी भी देख लो। जैसे मैं और भी चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 73, ठीक है। 73 को चेक करता हूँ, तो 73 को मैं चेक करूँगा 72 और ये 73, ठीक है। 6n+1 के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, कैसे भी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अभाज्य संख्या होगी आप उसको इस पैटर्न पर लिख सकते हो। 6n+1 की फॉर्म में वो लिखा आ सकती है। ओके, अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ तुम समझ लो कि अगर किसी भी संख्या को आपने 6n+1 की फॉर्म में या 6n-1 की फॉर्म में लिख दिया ना, तो इसका मतलब है कि वो 100% नहीं है कि वो एक अभाज्य संख्या होगी। जैसे 35, तो 6 × 6 -1 हो गया ना, 35 बन गया ना। 6 × 6 -1 मतलब 6n-1 की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। जैसे 49, तो 6 × +1, 6 × 8 +1, इस फॉर्म में लिख दिया ना 49। क्या 35 अभाज्य संख्या है? कि सर नहीं है। क्या 49 अभाज्य संख्या है? कि सर नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप अभाज्य संख्या जो भी होगी उसको 6n+1 की फॉर्म में या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हो। पर इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिसको इस फॉर्म में लिख दिया वो 100% अभाज्य संख्या होगी, ये कतई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सर हम तो कन्फ्यूजन है, कैसे पता लगाएंगे? जैसे आप पता लगाओगे, किस प्रकार से पता लगाओगे? इस प्रकार से पता लगाओगे। जैसे 123 है कि सर अगर इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अगर नहीं लिख पाए, ठीक है, नहीं लिख पाए, तो इसका मतलब वो एक भाज्य संख्या है। तो इसको कैसे लिखोगे? कि सर इसको लिखेंगे 6 × +3 हो रहा है, तो यहाँ तो +1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो आप इस प्रकार से पता लगा सकते हो। ओके, क्वेश्चन भी करवाता मैं इस पर फिलहाल अभी इतना टाइम नहीं है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने अब तक इतना पढ़ा है। ओके, देखिए दोस्तों, अभी आपने पढ़ा है अभाज्य संख्या के बारे में। अब पढ़ो आप भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जिसमें जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए, वो क्या कहलाती है? एक भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 4 है, ठीक है, 4 में किसका भाग जा रहा है? 1 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी तो जा रहा है। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। 4 है, 6 है, ठीक है, 6 है। अब 7 नहीं हो सकती, 7 तो वो है अभाज्य संख्या। 8 है,
ठीक है, जैसे 9 है, ठीक है, 9 के बाद में जैसे 12 है, ठीक है, 12 के बाद में जैसे 14 है, तो इस प्रकार से आगे तक है। तो अगर इसमें पूछा जाए आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो वो कितनी दोस्तों, 4 है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसके 2 से ज़्यादा खंड हो, 2 से ज़्यादा खंड हो, 2 से ज़्यादा अलग अलग खंड हो, ये भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आप एक चीज़ देखो, नोट लगा के एक चीज़ समझो आप, कि एक क्या है, फिर एक क्या है, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये चीज तुम पता रखना है ना। देखो कैसे, किस पहले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब 2 अलग अलग खंड हो, तो बताओ एक के क्या 2 अलग अलग खंड हो सकते हैं कि सर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य में क्या है कि 3 अलग अलग खंड होने चाहिए, तो क्या एक के 3 अलग अलग खंड होने चाहिए, नहीं सर, 1 इंटू 1 इंटू, ये तो सेम हो गए तीनों के तीनों खंड, ठीक है। तो एक इसलिए दोस्तों न तो ये भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है। ये चीज तुम ध्यान रखना बस। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है दोस्तों सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य या सापेक्षिक, सापेक्षतः अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। जो सहभाज्य संख्या उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और सापेक्ष अभाज्य संख्या को बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ये क्या होता है, सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको देखो। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे वो संख्याओं का समुच्चय, वो संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय ये मतलब समुच्चय को बोलते हैं सेट, वो संख्याओं का समुच्चय जो परस्पर न कटे, न कटे, अर्थात जिनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सहभाज्य संख्या। जैसे मुझे बताओ कि 3 और 5 है, क्या ये परस्पर कट रहे हैं, परस्पर कट रहे हैं सर, नहीं कट रहे, तो इसका मतलब इसका HCF 1 है। ये आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं सर, तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या का एक सेट है। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे 3 और 15 है, ठीक है, 3 और 15 क्या ये कट रहे हैं क्या सर, हाँ 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये कट रहे हैं ना, परस्पर आपस में कट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक सहभाज्य संख्या का एक समुच्चय, एक सेट नहीं है। ओके, जैसे 11/17 कि सर ये आपस में नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये है, ये सहभाज्य संख्या है। जैसे 35/41 कि सर ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी है, ठीक है। जो कट जाए, परस्पर अगर कट जाए ना, वो क्या कहलाएगा, परस्पर अगर कटता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, मतलब वो सहभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जो नहीं कटता ना, वो कहलाएगा सहभाज्य संख्या। ओके, नहीं कटना चाहिए बस। ओके, अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कोई सी भी संख्या, भाज्य अभाज्य कुछ भी रहे, ठीक है, कतई कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की कई बुकों में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, कईयों ने एक ही तरीके से इसको समझा रखा है, मैं इन दोनों को एक ही तरीके से समझा रहा हूँ। ओके, जैसे और 68, ये क्या, ये कट रहे हैं, आपस में कट रहे हैं, 17 से कट रहे हैं, ठीक है, 17 से कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ जो आते हैं या आए हुए हैं इस नंबर सिस्टम से, या इन बेसिक टॉपिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो चीज़ें तुम देख लो एक बार, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखूंगा मैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए 2 से 5 के मध्य
2 से 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि 2 व 5 के मध्य कुल कितनी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस है पर इसमें क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो चीज़ें तुम देखो। बताओ दोस्तों, 2 व 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। सर परिमेय संख्या तो बहुत सारी होती है, जैसे 2.1 है, 2.11 है। ठीक है, 2.111 भी हो सकती है, 2.21 भी हो सकती है। अब मुझे बताओ, जब 2 और 3 के मध्य ही बहुत सारी संख्याएं आएगी तो 2 और 5 के तो मध्य तो बहुत सारी आ जाएगी। ठीक है, जैसे 3 और 1, क्या इसे बटे में लिख सकते हैं? बटे में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय हो गई ना। ठीक है, तो ये एक प्रकार से परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है सर, और 2 और 5 के मध्य आ रही है, तो इसका मतलब ऐसे तो बहुत सारी संख्या आप बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट के बाद 3.2121 ऐसे कुछ लिख सब, बहुत सारी संख्याएं आप बना सकते हो 2 और 5 के मध्य। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, अगर परिमेय संख्या आती है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अनंत। ठीक है, कि सर 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या होगी? सर अनंत होगी। परिमेय संख्या तो अनंत होगी, पर यहाँ क्या दे रखा है कि पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक में ये पूर्णांक नहीं होती, पूर्णांक क्या होती है? 1 2 3, मतलब कोई दशमलव संख्या उसमें नहीं होगी। तो यहाँ 2 3 4 और 5, मतलब 2 और 5 के मध्य कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ये 2 ही संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? यहाँ आंसर आएगा 2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा कि 2 ही संख्याएं पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है, बस इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। ओके, चलो दोस्तों, वीडियो बहुत सारा हो गया, अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।